अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर साइंसदानों से ब्रीफिंग ले रहा था। मैंने दूसरा अहम सवाल पूछा, क्या इस लेबॉर्ट्री में जो एटमी मवाद है वो भी धमाके से फट जाएगा? साइंसदान ने जवाब दिया, जी नहीं, एटमी मवाद हरगिज नहीं फटेगा। एटमी मवाद को फाड़ने के लिए खास प्रोसेस यानी खास कीमियाई अमल की जरूरत होती है जो इस वक्त हमने मुअत्तल किया हुआ है। अगर यहाँ पड़ा हुआ एटमी मवाद भी फट जाए तो इस सारे का सारा जजीरा समंदर में गर्क हो जाएगा और समंदर में 15 मील के अंदर अंदर कोई मखलूक जिंदा सलामत नहीं रहेगी। मुझे इत्मीनान हो गया कि धमाके के बाद जजीरा और जजीरे के लोग सलामत रहेंगे, मगर ये फौजी कैंप अपनी लेबॉर्ट्री और भारत के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे के साथ निस्तो नाबूद हो जाएगा और मैं यही चाहता था। मैंने कैंप कमांडर से कहा, हमें इन सिलेंडरों की हिफाजत का पूरा इंतजाम करना चाहिए। कैंप कमांडर कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, सर यहाँ किसी को अपने साथ माचिस या सिगरेट लाइटर किस्म की कोई चीज़ लाने की इजाज़त नहीं है और वैसे भी कैंप में कोई बाहर का आदमी दाखिल होकर किसी किस्म की भी तकरीबी कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ दाखिल होने से पहले हमारी गोलियों से हलाक हो चुका होगा। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश, हमारी भारत सरकार को ऐसे ही जिम्मेदार फौजी और खुफिया सर्विस के अफसरों की ज़रूरत है। मैं हेडक्वार्टर में आपकी अच्छी रिपोर्ट भेजूंगा। कैंप कमांडर तो खुश हो गया, कहने लगा, सर भारत माता की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अपना फर्ज है, अपनी ड्यूटी से निभा रहे हैं। मुझे इस बात का बल्कि इस कमी का शिद्दत से एहसास था कि इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए मेरे पास किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद नहीं है, बल्कि मेरे पास तो एक पटाखा तक नहीं था। मैं जानता था चूंकि ये फौजी कैंप है इसलिए यहाँ असला वगैरह जरूर होगा। अगर असला खाना है तो इसमें मैगजीन के अलावा हैंड ग्रेनेड किस्म का धमाका खेज मवाद जरूर मौजूद होगा। अगरचे हैंड ग्रेनेड इस कमांडो ऑपरेशन में मेरे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने के बाद ये फौरन फट जाता था, जबकि मुझे यहाँ किसी इंतहाई धमाका खेज टाइम बम की जरूरत थी। ऐसे टाइम बम की जिसके फटने का दौरानिया कम से कम आधा घंटा जरूर हो। मुझे यकीन नहीं था कि इस छोटे से फौजी कैंप के असले खाने में इस किस्म के टाइम बम भी होंगे, लेकिन मैं असले खाने का एक दफ़ा ज़रूर मुआयना करना चाहता था। मैं कैंप कमांडर को लेकर लेबॉर्ट्री के तय खाने से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने कैंप कमांडर चंद्रशेखर से पूछा, आपने यहाँ अपना एम्यूनिशन कहाँ रखा हुआ है? मेरा मतलब है क्या वो किसी महफूज जगह पर है? कैंप कमांडर ने फौरन जवाब दिया, सर आप चलकर खुद मुआयना कर लें, आपको मालूम हो जाएगा हमने एम्यूनिशन किस कदर महफूज जगह पर रखा हुआ है। मैं यही चाहता था। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चलकर एम्यूनिशन स्टोर की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी जल्दी कर रहा था क्योंकि मैं बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था। मेरा भांडा किसी वक्त भी फूट सकता था, मेरे नकली दांत गुप्ता होने का पोल किसी वक्त भी खुल सकता था। ऊपर से दाद गुप्ता की बीवी ने फ़ोन पर कह दिया था कि वो मुझसे मिलने के लिए किसी रोज़ जजीरे पर आएगी। इसकी वजह यह भी थी कि बतौर मिस्टर दाद गुप्ता मैंने इसकी बीवी से फ़ोन पर बात करते हुए अपनी आवाज़ को काफ़ी बदलने की कोशिश की थी, और इसी कोशिश में मैं कई बार खांसा भी था। और मैंने अपनी आवाज़ को बदलने की वजह यह बताई थी कि मेरा गला ख़राब हो गया है, जिसकी इसकी बीवी को फिक्र लग गई थी। वो मेरी खबरगिरी करने के ख्याल से आना चाहती थी। चुनाचा अब मुझ पर लाजिम हो गया था कि मैंने जो कुछ करना है 1-2 दिन के अंदर अंदर कर डालना है, वरना सारा काम खराब हो सकता है। जब मैंने कैंप का एम्यूनिशन स्टोर देखने की ख्वाहिश की तो कैंप कमांडर मुझे असले खाने में ले गया, जो कैंप के दरमियान में एक ज़मीन दोस्त तय खाने में था। एक छोटा सा स्टोर था, इसमें राइफलें, स्ट्रेन गने, इनके मैगजीन भारी तादाद और मिकदार में थे। एक क्रेट में हैंड ग्रेनेड थे। मुझे देखकर इंतहाई मायूसी हुई कि वहाँ मेरे काम की कोई शय नहीं थी। अचानक मेरी नज़र एक कोने में मेज़ के नीचे रखे हुए लकड़ी के छोटे क्रेट पर पड़ी। मैंने कैंप कमांडर से पूछा, इस क्रेट में क्या है? कैंप कमांडर ने कहा, सर इसमें कुछ टाइम बम है। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर मैंने अपनी खुशी को अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। मैं हैरान जरूर हुआ कि यहाँ टाइम बमों की क्या जरूरत हो सकती है। मैंने रस्मी तौर पर कैप्टन चंद्रशेखर से पूछ ही लिया, कैप्टन मेरा ख्याल है यहाँ आपको इन टाइम बमों की कोई खास जरूरत नहीं है। एम्यूनिशन स्टोर में हम दोनों तनहा थे। राम गंगोली लेबॉर्ट्री में ही रह गया था। कैप्टन चंद्रशेखर ने कहा, सर ये इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के वास्ते कैंप को सप्लाई किए गए हैं। यहाँ किस किस्म की इमरजेंसी पैदा हो सकती है? मैंने पूछा। कैप्टन ने कहा, बात असल में यह है सर, आप हमारी भारत की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी के अफसर हैं, हम आपको सब कुछ बता सकते हैं। सर हमें ऑर्डर मिले हैं कि जब यहाँ की न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए और यहाँ तैयार किए गए तमाम न्यूक्लियर वारहेड दूसरे साजो सामान और कैंप की पूरी यूनिट के साथ इंडिया पहुँचा दिए जाएं, तो इसके बाद इस फौजी कैंप और इस तहखाने वाली लेबॉर्ट्री में टाइम बम लगाकर इसे तबाह कर दिया जाए, ताकि इसका निशान भी बाकी ना रहे। सर ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। हमें इसके तहरीरी ऑर्डर मिल चुके हैं। एक मकसद के लिए हमें टाइम बम का क्रेट दिया गया है। मैं तो पहले से ही न्यूक्लियर मिसाइलों को तैयार किए जाने से पहले ही इस फौजी कैंप और इस न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री को निस्तो नाबूद करके इसका तमाम एटमी साजो सामान और फौजी समेत नामो निशान मिटा देना चाहता था, और इसके लिए मुझे सामान मिल गया था।
मैंने पूछा इस क्रेट में कितने बम हैं, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूँ। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि कैंप कमांडर इनकार ही न कर सका। इसने कहा सर इस क्रेट में 50 टाइम बम हैं, आप चेक कर सकते हैं। कैप्टन शेखर ने चाबी लगाकर क्रेट को खोला और इसे मेज के ऊपर रखते हुए कहा प्लीज चेक कर लीजिए। ये टाइम बम माचिस की डिबिया के साइज के थे। मैंने एक टाइम बम उठाकर देखा, इसका टाइम फ्यूज पीछे एक छोटे से सुर्ख बटन की तरह था। हर टाइम बम के नीचे एक तरफ अमेरिका की एक मशहूर असला साज फैक्ट्री का नाम लिखा हुआ था। ये अमेरिकी टाइम बम थे जो भारत ने अमेरिका से इसराइल के जरिए हासिल किए थे। मैंने कैप्टन शेखर से कहा इसके टाइम फ्यूज का दुरानिया कितना है। उसने कहा पूरा 1 घंटा। इस दौरान हमें जजीरा खाली करने का वक्त भी मिल जाएगा। मुझे ऐसे ही टाइम बमों की जरूरत थी। मैं सोचने लगा अगर मेरी किस्मत यावरी ना करती और यहाँ ये टाइम बम ना मिलते तो मुझे किस कदर परेशानी का सामना पड़ता, मगर कुदरत मुझ पर मेहरबान थी। अब सवाल इन टाइम बमों को वहाँ से निकाल कर ले जाने का था। मैं किसी के सामने इनमें से 6-7 टाइम बम निकाल कर जेब में नहीं रख सकता था। इसके लिए खास तौर पर मुझे अकेले एम्यूनिशन स्टोर में आने की ज़रूरत थी और ख़ास तौर पर अकेले ज़मीन दोस्त एम्यूनिशन डम में आने के लिए मुझे कोई मजबूत बहाना तराशने की ज़रूरत थी, जो इतना मुश्किल काम नहीं था। मैंने टाइम बम के क्रेट में वापस रखते हुए कहा यहाँ सबसे अहम और ख़तरनाक असला ये है, इसे कोई भी निकाल कर कैंप या लिबार्टी में लगाकर यहाँ तबाही फैला सकता है। कैप्टन चंद्रशेखर बोला सर हम यहाँ किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। मैंने कहा फिर भी सिक्योरिटी का तकादा है, मैं इन बमों को दिन में कम से कम 2 बार यानी सुबह और शाम आकर चेक करूं। इसको ताला लगाकर चाबी मुझे दे दी जाए। कैंप कमांडर चंद्रशेखर को क्या एतराज़ हो सकता था। वो तो उल्टा बिल्कुल खुश हुआ कि एम्यूनिशन डम की हिफाजत की जिम्मेदारी का बोझ इसके कंधों से उतर जाएगा। इसने इसी वक्त स्टोर से ताला मंगवा कर टाइम बमों के बक्स को लगाया और चाबी मेरे हवाले कर दी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जैसे आधी मुहिम सर कर ली है। मैंने वाकई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब सिर्फ वहाँ से चंद एक टाइम बमों को निकाल कर ले जाना और इन्हें लिबार्टी के सबसे बड़े एटमी भट्टी वाले कमरे के सिलेंडरों के साथ चिपकाना बाकी था। और ये मेरे जैसे का तजर्बेकार कमांडो के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि मैं इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा था। एक तरह से मैं तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रहा था। मैंने भारत की मरकजी खुफिया एजेंसी के सीनियर ऑफिसर मिस्टर दास गुप्ता को कत्ल करके इसका रूप धार रखा था, मगर मेरा भांडा किसी लम्हे फूट सकता था। किसी भी वक्त कोई फौजी अफसर वहां आकर मुझे पहचान सकता था कि ये दास गुप्ता नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त कैंप में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसने मिस्टर दास गुप्ता को पहले से देख रखा हो। चुनांचे मैं मजीद ताखीर से काम नहीं लेना चाहता था। मजीद ताखीर मेरे हक में कातिल साबित हो सकती थी। मैंने कैप्टन चंद्रशेखर से कहा मैं आज शाम को दोबारा आकर ये असला चेक करना चाहूँगा। कैप्टन शेखर ने कहा सर आप जिस वक्त चाहें आ सकते हैं। मैं गार्ड ड्यूटी पर मौजूद संतरियों को अभी ऑर्डर इशू कर दूंगा और आपके पास अपना ID कार्ड तो मौजूद ही है। दास गुप्ता का शनाख्ती कार्ड इसके ब्रीफ केस से मिल गया था जो मैंने अपने पास रख लिया था। इस पर दास गुप्ता की फ़ोटो नहीं थी। ये भी एक अच्छी बात ही हुई थी। मैंने कहा मेरा ID कार्ड मेरे पास ही है। कैप्टन शेखर ने कहा बस सर आप इसे दिखाकर जिस वक्त चाहें आ सकते हैं। वैसे अगर आप पसंद करें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा नहीं, मैं अकेला ही चेक करना पसंद करूँगा। जैसे आपकी मर्जी, कैप्टन शेखर ने कहा। मेरी रिहाइश का इंतज़ाम कैंप के अंदर ही एक बैरिक के छोटे से कमरे में कर दिया गया था। रात को मैंने खाना कैंप कमांडर के साथ ही खाया। खाने के बाद मैं कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर घड़ी पर वक्त देखकर कहने लगा मैं एम्यूनिशन स्टोर में चेकिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ सीधा अपनी बैरक में चला जाऊँगा। कैप्टन शेखर बोला ठीक है सर, सुबह नाश्ते में आप क्या पसंद करेंगे। मैंने कहा मैं नाश्ते में अंडा नहीं खाता, बाकी सब चलेगा। इसके बाद मैं सीधा एम्यूनिशन स्टोर की तरफ चल पड़ा। एम्यूनिशन स्टोर वहाँ से चंद कदमों के फासले पर था। बाहर एक संतरी गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था। इसने मुझे दिन के वक्त कैंप कमांडर के साथ असले खाने में आते देखा था। फिर भी मैंने इसे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा मैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर दास गुप्ता एम्यूनिशन चेक करना चाहता हूँ। संतरी ने कार्ड देखकर कहा ठीक है सर, और इसने एम्यूनिशन स्टोर का दरवाजे का ताला खोल दिया। मैंने कहा जब तक मैं अंदर चेकिंग कर रहा हूँ किसी को अंदर ना आने दिया जाए। गार्ड संतरी ने कहा ठीक है सर। मैं असले खाने में दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। स्टोर में एक बल्ब जल रहा था। मैं सीधा टाइम बमों के क्रेट की तरफ गया। क्रेट को मेज़ के नीचे से उठाकर मेज़ पर रखा, चाबी निकाल कर इसका ताला खोला और टाइम बमों को गौर से देखने लगा। मैंने इस मकसद के लिए खास तौर पर ऐसी ठंडी जैकेट पहन रखी थी जिसके साथ 6-7 पॉकेट थी और 2 पॉकेट अंदर की जानिब भी थी। मैंने एक एक करके क्रेट में से 4 टाइम बम निकाल कर जैकेट के अंदर वाली 2 जेबों में रख लिए। मैं 6 टाइम बम निकालना चाहता था, मगर हर जेब में 3-3 टाइम बमों की वजह से मेरी जेबें फूल गई थी और फॉर्म का किसी मुश्किल में मैं फंस सकता था, जबकि ज़ेरे ज़मीन लैबोरेटरी को तबाह करने के लिए 4 टाइम बम ही काफ़ी थे। मैंने क्रेट को ताला लगाकर वापस मेज़ के नीचे रख दिया। इसके बाद यूं ही राइफलों और मशीन गन और मैगजीन को चेक करने लगा। मैं कम से कम 10 मिनट अंदर ज़रूर लगाना चाहता था। जब 10 मिनट गुजर गए तो मैं एम्यूनिशन स्टोर से बाहर निकल आया। मैंने संतरी से कहा स्टोर को ताला लगा दो, मैंने चेकिंग कर ली है, सब ठीक है, अब मैं सुबह चेकिंग करने आऊँगा। ठीक है सर, संतरी ने कहा और दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया।
जब तक मैं संतरी के पास खड़ा रहा मुझे यही फिक्र रही कहीं संतरी को मुझ पर शक न पड़ जाए। ये कुदरती बात थी, मगर मैं बड़ा पुरसकून और पुरएतमाद होकर खड़ा था। जैसे ही संतरी दरवाजे को ताला लगाने के लिए गया मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं जल्दी जल्दी चलता बैरक वाले अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाई और कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा ये बम किस जगह छुपाने चाहिए। अगरचे वहाँ आकर कोई मेरी तलाशी नहीं ले सकता था, फिर भी मैं अपनी तरफ से बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मेरी निगाह बिस्तर पर पड़ी। इसके पलंग पर स्प्रिंगों वाला मैट्रेस यानी गद्दा बिछा हुआ था। मैंने चादर एक तरफ हटाकर स्प्रिंगों वाले गद्दे का जायजा लिया। ये पुराना गद्दा था। कोने में एक जगह से कपड़ा फट गया था और अंदर से गद्दे के स्प्रिंग नजर आ रहे थे। टाइम बमों को छुपाने के लिए जगह मुझे काफ़ी मौजू नजर आई। मैंने फटी हुई जगह से हाथ डालकर देखा, अंदर स्प्रिंगों के दरमियान काफ़ी जगह थी। मैंने चारों टाइम बम स्प्रिंगों के दरमियान छुपा दिए और गद्दे पर इसी तरह से चादरें वगैरह बिछा दी। इन टाइम बमों को लगाने का काम मैं दूसरे दिन शाम के वक्त यानी लेबॉर्ट्री में काम खत्म हो जाने के बाद करना चाहता था। इस काम के लिए मेरे जहन में एक मंसूबा मौजूद था। रात को मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह मैंने मुँह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए और कमरे को ताला लगाकर कैंप कमांडर के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैं नाश्ता कैप्टन शेखर के साथ करना चाहता था। कैप्टन मेरा इंतजार ही कर रहा था। नाश्ते पर सब कुछ था मगर अंडे नहीं थे। कैप्टन मुस्कुराते हुए बोला, सर आज से मैंने भी नाश्ते पे अंडा लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा, अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कैप्टन शेखर ने कहा, सर अंडा दरअसल मुझे भी सूट नहीं करता। हकीकत में कैप्टन मुझे खुश करना चाहता था ताकि मैं हेडक्वार्टर में इसकी रिपोर्ट अच्छे अल्फाज में करूँ। मैंने कहा, रात में एम्यूनिशन स्टोर चेक कर आया था, सब ठीक था। अब मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए चेकिंग के लिए जाऊँगा, मेरी ड्यूटी में शामिल है। क्यों नहीं सर, आप जरूर चेकिंग करें, कैप्टन शेखर ने कहा। नाश्ते के बाद मोहित रस्म पूरी करने के लिए एम्यूनिशन स्टोर में मैं चला गया। थोड़ी देर अंदर रहा, फिर वहां से वापस अपने कमरे में आ गया। मिस्टर दास गुप्ता का ब्रीफ केस अब मैं अपने कमरे में ही ले आया था। ब्रीफ केस में एक फाइल निकाल कर मैं इसे देखने लगा। यह आम किस्म की दफ्तरी फाइल थी जिस पर मिस्टर दास गुप्ता की ड्यूटी और उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट दर्ज थी। मैंने फाइल बंद करके ब्रीफ केस में रख दी और बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे शाम होने का इंतज़ार था। शाम के 6 बजे लेबॉर्ट्री में काम बंद हो जाता था और सारा स्टाफ अपनी बैरकों में चला जाता था। दोपहर का खाना भी एहतियात के तौर पर मैंने कैप्टन शेखर के साथ ही खाया। मैं ये देखना चाहता था कि कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। वैसे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और असली मिस्टर दास गुप्ता को शनाख्त करने वाला कोई फौजी अफसर या ओहदेदार या बाहर से फौजी कैंप में दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा किसी भी वक्त हो सकता था। एक स्टीमर सुबह को ही कलकत्ते से आकर गोदी पर लगा था। मुझे डर था कहीं स्टीमर में कलकत्ते से कोई ऐसा फौजी या खुफिया एजेंसी का एहलकार न आ गया हो जो मिस्टर दास गुप्ता की शक्ल से वाकिफ हो, मगर ऐसा कोई शख्स अभी तक वहाँ नहीं आया था और ये मेरे हक में अच्छी बात थी। सब खैरियत थी। खाने पर कैप्टन शेखर के साथ इधर उधर की बातें होती रहीं। दोपहर को मैं अपनी बैरक में आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो शाम हो रही थी। मैंने वहीं कैंटीन से चाय मंगवा कर पी और घड़ी देखकर लेबॉर्ट्री में छुट्टी होने का इंतजार करने लगा। जब शाम के ठीक 6:30 बज गए तो मैंने खिड़की में से बाहर देखा। कैंप में सिर्फ कैंटीन की जानिब कुछ फौजी एक दूसरे से हंस हंस कर ऊंची आवाज़ों में बातें कर रहे थे। बाकी हर तरफ खामोशी थी। ये मेरे कमांडो एक्शन का वक्त था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बंद दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। मैंने जल्दी से बिस्तर की चादरें अलग की और नीचे तपिंगों वाले गद्दे में हाथ डालकर एक एक करके चारों टाइम बम निकाल कर अपनी जैकेट के अंदरूनी जेबों में रखे और जैकेट को जिप लगाकर आगे से बंद कर लिया। इसके फौरन बाद मैं कमरे से निकलकर खामोशी से लेबॉर्ट्री की तरफ चलने लगा। लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर एक फौजी संतरी पहरा दे रहा था। वो मेरी शक्ल से पूरी तरह से आशना था। इसने मुझे कैंप कमांडर के साथ लेबॉर्ट्री में आते जाते देखा था। मैंने करीब जाकर कहा, नीचे लेबॉर्ट्री में इस वक्त कौन कौन है? संतरी ने टेंशन होकर जवाब दिया, सर छुट्टी हो चुकी है, स्टाफ जा चुका है, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड नीचे ड्यूटी पर हैं। मैं यही मालूम करना चाहता था। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड बल्कि असली मिस्टर दास गुप्ता का शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए नीचे जा रहा हूँ। बाहर से कोई आए तो इसे बाहर ही रोक लेना। ये कॉन्फिडेंशियल चेकअप है, ठीक है? संतरी ने एक पाँव ज़मीन पर मारकर कहा, ठीक है सर। मैं खामोशी से दरवाजे में से गुजर कर जीना उतरने के बाद लेबॉर्ट्री के ज़मीन दोस्त है खाने में आ गया। यहाँ सामने स्टूल पर 2 सिक्योरिटी गार्ड संतरी बैठे सिगरेट पी रहे थे। वो मेरी शक्ल से शनासा थे। मुझे कैंप कमांडर के साथ लेबॉर्ट्री का मुआयना करते देख चुके थे। मुझे देखते ही दोनों सिगरेट फेंक कर जल्दी से टेंशन होकर खड़े हो गए। मैंने हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, मैं रूटीन की चेकिंग पर आया हूँ। लेबॉर्ट्री में इस वक्त और कौन कौन है? एक संतरी ने कहा, सर इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों गार्ड ड्यूटी पर हैं। मैंने इन्हें हल्की सी डांट पिलाते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ गार्ड ड्यूटी पर हो, तुम्हें यहाँ बैठ कर सिगरेट पीने के लिए नहीं रखा गया। संतरी ने फौरन कहा, सर गलती हो गई है, माफ़ कर दें। मैं बोला, ठीक है, डिसिप्लिन की पाबंदी करो, मैं कमरों की चेकिंग करने जा रहा हूँ, कोई आए तो इसे यहीं रोक लेना। ठीक है सर, दोनों संतरी बैक वक्त बोले। मैं पतलून की जेबों में हाथ दिए खामोशी से लेबॉर्ट्री के पहले कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ कोई नहीं था, मगर मुझे तीसरे कमरे में जाना था। मेरा टारगेट तीसरा कमरा था, मगर मैं हर कमरे में थोड़ा बहुत वक्त लगाना चाहता था।
ताकि सिक्योरिटी गार्ड समझ जाए मैं चेकिंग वगैरह कर रहा हूँ। पहले कमरे के बाद मैं दूसरे कमरे में आ गया, ये कमरा भी खाली था। यहाँ भी मैंने 2-3 मिनट लगाए। इसके बाद दरमियान वाले तीसरे कमरे में आ गया जहाँ सबसे बड़ी न्यूक्लियर भट्टी लगी हुई थी। कमरा खाली था। कमरे में दाखिल होते ही 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर मैं सीधा दीवार के साथ लगे हुए सिलेंडरों के पास गया और जेब में से एक टाइम बम निकाल कर इसका टाइम फ्यूज़ का बटन दबाया और इसे तीसरे सिलेंडर के साथ पीछे चिपका दिया। इसके बाद दूसरा टाइम बम निकाल कर इसका फ्यूज़ बटन दबा कर इसे 5वें सिलेंडर के पीछे चिपका दिया। इसी तरह मैंने चारों टाइम बमों को सिलेंडरों के पीछे चिपका दिया। इसके फ़ौरन बाद मैं सिलेंडरों से पीछे हट गया और यूं ही झुक कर कंप्यूटर को गौर से देखने लगा, ये जाहिर करने के लिए कि मैं चेकअप कर रहा हूँ। मगर इस वक्त मेरा वक्त बहुत कीमती था। चारों टाइम बमों के टाइम फ्यूज़ ऑन हो गए थे और इनके कलाकों ने उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था जिसके सेकंड तेज़ी से गुजरने शुरू हो गए थे। मैं 1 घंटे के दौरान इस फौजी कैंप से निकल कर जितनी दूर जा सकता था मुझे चले जाना था। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि किसी कश्ती वगैरह में बैठ कर जजीरे से निकल जाता। मैं गाँव के कबीले के सरदार भातू के पास भी अभी नहीं जाना चाहता था। मैं धमाकों के पास के बाद जाना चाहता था। मैं तीसरे कमरे से निकल कर तहखाने के दीने की तरफ बढ़ा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड अटेंशन आमने सामने खड़े थे। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ कदम उठाता चला आ रहा था। हालांकि मेरे अंदर जज्बात का एक तूफान मचा हुआ था, मगर मैंने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड के करीब से गुजरते हुए मैंने कहा, खबरदार ड्यूटी पर खड़े रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है सर, दोनों गार्ड्स ने बैक वक्त कहा और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दीने के पास आया और फिर दीना तय करके लेबॉर्ट्री से बाहर आ गया। बाहर भी दोनों सिक्योरिटी गार्ड अटेंशन खड़े थे। मैं इनके करीब से गुजरते हुए भी इन्हें सब ठीक है कहा और अपनी बैरिक की तरफ जाने के बजाय फौजी कैंप के गेट की तरफ चल पड़ा। मैं तेज कदम नहीं उठा रहा था कि ख्वाम खा किसी को मुझ पर शक न पड़ जाए। रात हो गई थी, कैंप में रोशनी हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। मैं वहाँ से भागना चाहता था मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अचानक मेरी निगाह कैंप कमांडर के ऑफिस की तरफ गई। मैं देखा कि वहाँ एक फौजी जीप खड़ी थी। जीप तक और मुझ में चंद कदमों का फासला था। मैं जीप की तरफ बढ़ा। दफ्तर बंद था, बाहर एक फौजी पहरा दे रहा था। मैंने फौजी से पूछा, वाइल जवान, कैप्टन साहब किधर हैं? फौजी ने भी मुझे कैप्टन शेखर के साथ दफ्तर में आते जाते देखा था और इसे मालूम था कि हेड ऑफिस से इंटेलिजेंस के एक अफसर मायने के लिए आया हुआ है। संतरी ने कहा, सर कैप्टन साहब अपनी बैरक में चले गए हैं। मुझे मालूम था ये जीप कैप्टन शेखर की है। मैंने संतरी से कहा, जीप की चाबी कहाँ है? संतरी बोला, इसकी चाबी नहीं है। ओके, मैंने कहा, मैं जीप ले जा रहा हूँ। कैप्टन साहब पूछें तो बोलना गुप्ता साहब एक ज़रूरी काम से जेटी तक गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे। संतरी ने कहा, ठीक है सर। मैं जल्दी से जीप में बैठ गया। मैंने इसका सेल्फ लगाया, जीप स्टार्ट हो गई। अब मुझे इत्मीनान था कि मैं धमाकों से पहले कैंप से ज़्यादा दूर जा सकता हूँ। कैंप से निकलते ही मैंने जीप को जंगल की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर डाल दिया और इसकी स्पीड तेज़ कर दी। मैंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। कलाई की घड़ी की सब चमकती सुइयां रात के ठीक 8:10 बजा रही थी। मैंने ठीक 8 बजे 5-5 सेकंड के वक्फों से टाइम बमों के टाइम फ्यूज दबाए थे। इसका मतलब था कि पहले टाइम बम को ठीक 9 बजे फटना था और मुझे यकीन था कि पहला टाइम बम फटते ही सिलेंडरों के फटने और वहां आग लगने से बाकी के तीनों टाइम बम भी फट जाएंगे। मेरे पास कैंप से ज़्यादा दूर चले जाने के बाद से सिर्फ 50 मिनट थे। मैं जीप में था और ये 50 मिनट बहुत थे। हेडलाइट्स की रोशनी में मैं आगे बराबर बढ़ता जा रहा था। मुझे मालूम था ये सड़क जंगल के किनारे से होती हुई जजीरे के जनूबी साहिल की तरफ निकल जाती है। मैं इसी तरफ जा रहा था। कुछ देर के बाद जंगल का किनारा शुरू हो गया। यहाँ सड़क गैर हमवार थी। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। मैं थोड़ी देर बाद घड़ी पर वक्त देख लेता था। अभी 9 बजने में आधा घंटा बाकी था। मजीद 15 मिनट के बाद जंगल ख़त्म हो गया और खुला इलाका आ गया। यहाँ से समंदर ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ देर के बाद मैं जजीरे के जनूबी साहिल के समुद्री चट्टानों के करीब आकर रुक गया। मैं जीप से उतरकर एक चट्टानी पत्थर पर बैठ गया। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। बमों के फटने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं अपना मुंह फौजी कैंप की तरफ करके बैठा था। इस तरफ जंगल के ऊपर आसमान पर सितारे कहीं कहीं नजर आ रहे थे। अगर बम फट जाते तो 7 मिनट के बाद आसमान का ये हिस्सा सुर्ख होने वाला था। मुझे यकीन था कि अमेरिका के बनाए हुए टाइम बम मुझे धोखा नहीं देंगे और ऐन वक्त पर फट पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। ठीक 9 बजे एक खौफनाक धमाके की आवाज़ ने सारे जजीरे को हिला डाला। इसके साथ ही यके बाद दीगरे कई धमाके हुए। फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभल सका। खुदा जाने ये कीमियाई महलूल वाले सिलेंडरों के धमाके थे या किसी एटमी मवाद के फटने का धमाका था कि सारा जजीरा एक ज़लज़ले से लरज़ उठा। मैं जल्दी से ज़मीन पर बैठ गया। जिस तरफ फौजी कैंप था इस तरफ आसमान ऐसे सुर्ख हो रहा था जैसे नीचे किसी जहन्नुम का मुंह खुल गया हो या किसी आतिशी शाह ने ज़मीन फाड़ डाली हो। जंगल के दरख्तों पर सोए हुए परिंदों ने शोर मचा दिया था और वो शोर मचाते हुए मेरे सर के ऊपर से गुजरकर समंदर की तरफ जा रहे थे। इस खौफनाक धमाके के बाद एक और खौफनाक धमाका हुआ। मुझे यूं लगा जैसे सारा जजीरा फट गया हो और गर्क हो रहा हो। मैं ज़मीन पर दोनों हाथ जमाए बैठा था और खुदा को याद कर रहा था।
आसमान कभी सुर्ख हो रहा था, कभी नीला, कभी सब्ज हो जाता था। धुएं में बिजलियां थी चमक रही थी। फिजा में अजीब सी किस्म की नागवार सी बूझ फैल गई थी। जजीरा थोड़ी थोड़ी देर बाद हिल जाता था। इसकी जमीन पर एक लर्जिश सी तारी थी, जैसे जजीरे की जमीन भी अपनी तबाही देखकर कांप रही हो। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वहां किस कदर तबाही नादिल हुई है। मुझे सिर्फ कबीले के छोटे से गांव की फिक्र थी, जहां कबीले का सरदार, इसकी बेटी साक्षी रहते थे और जिनकी मदद से अब मुझे इस जजीरे से फरार होना था। जब जरा जमीन और फिदा को सुकून नसीब हुआ तो मैंने कमांडर चंद्रशेखर की जीप को वहीं छोड़ा और पैदल ही रात की तारीकी में गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं छोटी खराब सड़क पर जंगल के किनारे किनारे जा रहा था। जहाँ सड़क थोड़ी पुख्ता हो जाती थी वहां से सरदार के गांव की तरफ रास्ता मुड़ता था। जब मैं जंगल में से गुजरता गांव पहुंचा तो वहां पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। पहले तो मैं डर गया कि कहीं गांव के सारे लोग हलाक तो नहीं हो गए। मैं गांव के झोंपड़ों के करीब गया तो मैंने देखा सरदार के झोंपड़े के अंदर रोशनी हो रही थी। मैंने सरदार को आवाज़ दी। सरदार भागा भागा जल्दी से बाहर आ गया और मुझे अपने साथ झोंपड़ी के अंदर ले गया। झोंपड़ी में इसकी बेटी साक्षी सहमी हुई बैठी थी। सरदार ने पूछा, ये क्या हुआ? सुना है आधा जजीरा डूब गया है, लोग गांव छोड़कर दूसरे जजीरे की तरफ फरार हो गए हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, नहीं तो साक्षी को लेकर मैं भी यहाँ से निकल चुका होता। मैंने कहा, मैंने इस गांव के और गांव के लोगों के दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। अब कोई साइंसदान तुम्हारे जजीरे पर एटम बम का तजर्बा करके तुम्हें मौत की नींद नहीं सुला सकेगा। सरदार भातू को मेरे मिशन के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि भारत इस जजीरे में किसी एटम बम का तजर्बा करने वाला है। तजर्बे से पहले इसकी फौज जजीरे से चली जाएगी, सिर्फ जजीरे के मकामी लोग ही रह जाएंगे। भारत जजीरे के लोगों को एटमी तजर्बे से बेखबर रखेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इसके एटमी धमाके से इंसानों पर क्या असर पड़ता है। मैंने सरदार को यही कुछ बताया था ताकि इसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। सरदार कहने लगा, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि आधा जजीरा फौजी कैंप बंदरगाह समेत समंदर में गर्क हो गया है। मैंने कहा, गर्क होता है तो हो जाए, अब तुम्हारे और इस गांव के दुश्मन ही हैं। तुम तो लोग जिंदा सलामत हो, बस मैं यही चाहता था। साक्षी मोहब्बत भरी लेकिन डरी हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसने अपने सरदार बाप से कहा, बाबा आमी आ गया है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मुझे आमी कहकर बुलाती थी। मुझे सरदार की नौजवान लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सरदार ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया था। मैं वहाँ सिर्फ अपने मिशन की तकमील की खातिर बैठा था। मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका था। अब मैं वहाँ से फ़रार होना चाहता था और इसमें सरदार भातू ही मेरी मदद कर सकता था, क्योंकि अगर बंदरगाह सलामत भी होती तो भी मैं किसी जहाज़ पर सवार होकर कलकत्ता या अंडमान जजायर की तरफ वापस नहीं जा सकता था। मैं रास्ते में पकड़ा जा सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के बाद जजायर, अंडमान और कलकत्ते की बंदरगाहों पर तो इमरजेंसी नाफिज हो गई होगी और फौज हर अजनबी शख्स को पकड़ रही होगी। सरदार ने मुझसे कहा, पता नहीं दिन निकलने के बाद जजीरे में क्या फसाद बपा हो। मेरे आदमियों ने बताया है कि जहाँ फौजी कैंप था वहाँ बहुत बड़ा कुआं बन गया है, जिसके नीचे समंदर का पानी आ गया है। लेकिन यहाँ भारत की पुलिस और फौज कल तक ज़रूर आ जाएगी। वह हेलीकॉप्टरों से यहाँ उतरेगी और हो सकता है हम सबको शक की वजह से गिरफ्तार कर ले, इसलिए हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। साक्षी बोली, बाबा देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होने से पहले पहले हम पर कोई और मुसीबत आ जाए। सरदार ने एक गठरी उठाई, एक गठरी अपनी बेटी को दी। मैं दोनों के साथ गांव से निकल पड़ा। रात के अंधेरे में ये लोग जंगल में से होते हुए 1 घंटे के बाद समंदर के किनारे पहुंच गए। वहाँ 2-3 बड़ी बड़ी कश्तियाँ खड़ी थी, जिनमें दूसरे गांव के जंगली लोग अपने बाल बच्चों के साथ सवार होकर जजीरे से भाग रहे। सरदार को पहचान कर लोगों ने फौरन एक बड़ी कश्ती में सरदार, साक्षी और मेरे लिए जगह बना दी। रात के अंधेरे में ही कश्ती जनूब की तरफ रवाना हो गई। रात भर कश्ती समंदर में चलती रही। पूप फूट रही थी और आसमान पर सफेदा सफेद नमूदार हो रहा था कि दूर से कुछ उभरे हुए जजीरों के पहाड़ नजर आना शुरू हो गए। ये निकोबार के इंतहाई जनूबी जजीरे थे। इन जजीरों में कहीं कहीं सिर्फ जंगली लोग ही रहते थे। कश्ती एक जजीरे के साहिल के साथ जाकर लग गई। यहाँ समंदर से कुछ फासले पर पहाड़ी के दामन में कुछ झोंपड़े पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था, जहाँ सरदार भातू के कबीले के लोग पहले से भाग कर पहुंच चुके थे। वो सरदार के खैर मकदम के लिए नाचते गाते नेते लहराते वहां पहुंच गए और सरदार और इसकी बेटी और मुझे साथ लेकर गांव में आ गए। यहाँ गांव की सबसे आरामदा 3 झोंपड़ियाँ हमें दे दी गई। एक झोंपड़ी में सरदार, दूसरी में इसकी बेटी और तीसरी में मैं रहने लगा। ये जजीरा इंसानी तहजीब और तमद्दुन से कटा हुआ था। वहाँ न किसी के पास रेडियो था, न टेलीविज़न और न कोई अखबार आता था। सरदार ने अपने 2 आदमी पीछे गाँव में भेज दिए कि जाकर पता कर लें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। इन आदमी ने तीसरे दिन आकर बताया कि जजीरे में इंडिया की फौज उतरी हुई है। गांव के कई लोग शक की वजह से पकड़े गए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि फौजी कैंप सारे का सारा फौजियों समेत तबाह होकर जमीन में गर्क हो गया है। वहाँ एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। इस खबर से मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा मिशन कामयाब रहा। मैं यही चाहता था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वहाँ इस कदर तबाही होगी।
अब मेरा मिशन इस वीरान और गुमनाम जजीरे से कलकत्ते की तरफ वापस जाना था ताकि दिल्ली या मुंबई जाकर अपने साथी कमांडो आमिर से मिल जाऊं और अपने मिशन की कामयाबी की रिपोर्ट पीछे भेज सकूं। लेकिन इधर सरदार अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए बेताब था। इसकी वजह यह थी कि मैंने इस शादी पर अपनी रजामंदी का इजहार किया हुआ था, क्योंकि मुझे सरदार की मदद की ज़रूरत थी और इसके लिए मुझे इसकी खुशनुदी हासिल करना ज़रूरी थी। अगर मैं सरदार की बेटी से शादी करने से इनकार कर देता तो सरदार मेरे खिलाफ हो जाता और मुझे अपने मिशन में कामयाबी मशकूक नजर आती। साक्षी को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। एक खुश शक्ल गोरे चिट्टे शहरी नौजवान से इसको मोहब्बत ही होनी थी। जब इसे पता चला कि मैं शादी पर राजी हो गया हूँ तो यही समझी कि मैं भी इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे इतना तो इल्म था कि ये इंडीमान के नीचे निकोबार के जज़ायर के सिलसिले के आखिरी 2-3 वीरान जजीरे हैं, और मैंने नक्शे में ये भी देखा हुआ था कि इन जज़ायर के आखिरी जनूबी जजीरे के नीचे एक तरफ इंडोनेशिया सुमात्रा का मुल्क है, मगरिब की जानिब श्रीलंका है और मशरिक़ की जानिब थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है। इनमें से सिर्फ श्रीलंका एक ऐसा मुल्क था कि अगर मैं किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ तो बिल्कुल महफूज हो सकता हूँ, क्योंकि श्रीलंका के पाकिस्तान के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे, जबकि थाईलैंड और सुमात्रा मेरे लिए अजनबी मुल्क थे और वहाँ से इस हालत में भारत जाना तकरीबन नामुमकिन था, जबकि मेरे पास कोई पासपोर्ट वगैरह भी ना हो। इन 3 मुल्कों में सिर्फ श्रीलंका एक ऐसा मुल्क था जहाँ से भारत और पाकिस्तान पहुँचना आसान था और वहाँ से मैं किसी मुसलमान के यहाँ पनाह और मदद भी ले सकता था और वहाँ के लोगों पर भरोसा भी कर सकता था। मगर इतना मुझे मालूम था कि श्रीलंका वहाँ से बहुत दूर है। वहाँ से श्रीलंका की तरफ फरार होने के बारे में मैं सरदार से मदद नहीं मांग सकता था। मुझे जो कुछ करना था अकेले ही करना था। इस जजीरे से बाहर कभी कोई जहाज़ वगैरह भी आकर नहीं लगा था। एक गुमनाम सा जजीरा था और दुनिया के ममालिक के तिजारती आबी रास्तों से हटकर वाक़ था। इधर से किसी जहाज़ के गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और किसी समुद्री जहाज़ के बगैर मैं श्रीलंका नहीं पहुँच सकता था। दूसरी तरफ साक्षी के साथ मेरे बियाह की तैयारियां बराबर हो रही थी। सरदार ने अपनी झोंपड़ी में मुझे बुलाकर कहा, आमी बेटा, अगर मैं अपने गांव में होता तो शादी बड़ी धूमधाम से होती, लेकिन मैं अपने गांव में नहीं हूँ, फिर भी यहाँ मुझसे जो हो सका करूँगा। मैं इसे कहना चाहता था कि भाई साहब, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आप किन चक्रों में पड़े हैं, लेकिन मुझे डर था कहीं सरदार मेरे इस फैसले से मेरा दुश्मन न बन जाए। इन जंगली लोगों की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ ऐसी ही होती हैं। मैं खामोश रहा। इधर मेरी शादी का दिन करीब आता गया। सरदार ने चांद को देखकर इसके हिसाब से शादी की कोई रात मुकर्रर कर रखी थी।